Assalamu alaikum, second year students. How are you all? I hope you are all fine. जैसा कि आप लोग के फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो वाइंड अप हो चुके हैं बिफ़ोर ईद उल अज़हा 10 to 15 डेज़, ठीक है। तो अब आप लोग की सेकेंड ईयर की जो क्लासेस होंगी वो आई थिंक सो स्टार्ट हो गई होंगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए लेक्चर्स जो हैं वो मैं डालना शुरू कर दूं ताकि आप लोगों को लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। अब जो बायोलॉजी थी ना 11th की यानी फर्स्ट ईयर की, वो थी लेंथी। उसके जो चैप्टर्स थे 14 चैप्टर्स थे एंड द 14 चैप्टर इज़ द लेंथीएस्ट वन चैप्टर ऑफ द बुक फर्स्ट ईयर। नाउ देयर आर 13 चैप्टर्स इन सेकेंड ईयर बायोलॉजी, ठीक है। 13 चैप्टर्स हैं इसमें ये हिसाब है कि चैप्टर्स जो है ना बहुत छोटे भी हैं और कुछ लंबे भी बहुत हैं। 3 से 4 चैप्टर्स हैं जो लंबे, बहुत लंबे हैं, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो 2-2, 3-3 पेजेस के चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हम इनमें कोशिश करेंगे कि अपना जो कंप्लीट सिलेबस है वो हम 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट कर लें ताकि हम आगे रिवीजन पे जाएं। मैं आप लोगों को उसके MCQ शॉर्ट लॉन्ग सारे बताती जाऊंगी, ठीक है। अब पहला जो चैप्टर आता है ना सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, वो है होम्योस्टेसिस। होम्यो का क्या मतलब है? होम्योस्टेसिस ना ग्रीक वर्ड से निकला है। होम्यो का मतलब है सेम, स्टेसिस मीन्स स्टेट, यानी सेम स्टेट पे जो फंक्शन होता है उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। क्लियर? अब वो क्या बताते हैं, होम्योस्टेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक ऑर्गेनिज्म जब से भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में पैदा हुआ है ना, उसने अपना इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है जो कि सराउंडिंग्स को सूट करता है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सूट करता है। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और उसके कंपोनेंट्स हैं ना वो बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, मुसलसल तब्दील होते रहते हैं, ठीक है। और एक ऑर्गेनिज्म इन चेंजेस को रेजिस्ट करता है या तो इनको मैनेज करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने अंदरूनी चेंजेस को इनके अकॉर्डिंग कर सके। अच्छा, अब क्या होता है कि होम्योस्टेसिस किस चीज़ का नाम है? होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है, क्या इसकी डिफ़ाइन कहती है हमें? यहाँ पे शॉर्ट आ सकता है डिफ़ाइन होम्योस्टेसिस। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनके हार्म्स से। क्लियर? इस चीज़ को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब जो होम्योस्टेसिस है ना वो इंटरनल फ्लक्चुएशंस को ना कंट्रोल रखती है विद इन अ नैरो रेंज एज कम्पेयर टू द वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस, ठीक है। अब ये बताते हैं कि मोस्ट सब्सेप्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो अफेक्टेड होते हैं ना वो ज़्यादातर वाटर होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं और टेम्परेचर होता है। यानी इंटरनल जो चेंज आएगा ज़्यादातर वो वाटर में आएगा, सॉल्यूट्स में आएगा या टेम्परेचर में आएगा। अब ऑर्गेनिज्म के पास ना बहुत सारे मैकेनिज्म है ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सके, नाइट्रोजनियस वेस्ट को एलिमिनेट कर सके, कि कैसे किस डिपेंड पे कि वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब ऑस्मो रेगुलेशन की यहाँ पे डिफाइन आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज ऑस्मो रेगुलेशन। के एक ऐसा मैकेनिज्म रेगुलेशन का ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान सल्यूट में, जैसे वाटर और कोई मिनरल उसमें ऐड है। वाटर तो एज ए सॉल्वेंट है ना, सल्यूट तब होगा वाटर है कोई साथ सॉल्ट है या सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर सल्यूट, ठीक है ना। उसमें वाटर सॉल्वेंट और सॉल्ट क्या है, सल्यूट है। तो ऐसा लॉस और गेन ऑफ वाटर का मेंटेन करना इंटरनल बॉडी कंडीशंस पे, ऐसी स्टेट को हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ जाती है वो है एक्सक्रीशन की। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एक्सक्रीशन। The mechanism which eliminates nitrogenous waste is referred as excretion. ऐसा मैकेनिज्म जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करे बॉडी से। नाइट्रोजीनियस वेस्ट में हमारे पास रहता है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया,
तो जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे वेस्ट को एलिमिनेट करने को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब थर्मोरेगुलेशन क्या है, व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, मतलब इंटरनल टेम्परेचर की मेंटेनेंस टॉलरेबल रेंज के मुताबिक इज डेजिग्नेटेड एज थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस आता होता है, डिफाइन ओस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। तो आप ओस्मोरेगुलेशन के डिफाइन लिखोगे और थर्मोरेगुलेशन के डिफाइन लिखोगे, बस इसमें एक एक ये डिफरेंस बनता है। अब यहाँ पे वो सिग्निफिकेंस बताते हैं, ये येलो लाइन में जो लिखा हुआ है होम्योस्टेसिस के बारे में, इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, कि होम्योस्टेसिस एक ऑर्गेनिज्म की सेंट्रल रिक्वायरमेंट है जो कि कांस्टेंट चेंजेस की तरफ उसको कंपेल करती है, मतलब उसकी मदद करती है कि कांस्टेंट जैसे चेंज होगा वो उसको ऐसा करने में हेल्पफुल होगा कि वो अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करेगी और उसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करने में हेल्पफुल होती है। अब नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि जैसे जैसे कंट्रोल सिस्टम है इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट में, एट सेल लेवल ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो इंट्रा सेलुलर रेंज में फ्लक्चुएट करती है बहुत थोड़ी अरसे के लिए, क्लियर। अच्छा, अब एक्स्ट्रा सेलुलर चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे वेस्कुलर और अदर इंटरस्टिशियल फ्लड्स। अब सल्यूट और वाटर की निस्बत एसेंशियल मेटाबोलाइट जैसे हार्मोन्स वो रिक्वायर्ड रेंज में रहते हैं, वाटर भी, सॉल्ट भी और हार्मोन्स भी। जब ज़रूरत पड़ेगी तभी रिलीज़ होंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब स्टोर होंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब रिलीज़ भी हो जाएंगे, क्लियर इस बात का। अब वो कहते हैं कि होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन टू कीप अ फिक्स्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस का ये मतलब नहीं है कि अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स कर लो, ये ऐसी चेंजेस का नाम है जो कि स्पेसिफिक रेंज में एक्सटर्नल बॉडी फ्लक्चुएशंस को मेंटेन रखने में नेसेसरी हैं फॉर द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। नॉर्मल बॉडी फंक्शंस कब होंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रहेगा एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, वो कहते हैं वाटर अवेलेबिलिटी जो है ऑर्गेनिज्म में इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट करती है कि वो अबंडेंट सप्लाई से ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशंस की तरफ चली जाती है। हाउएवर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बॉडी, के वाटर की मिकदार जो बॉडी में है यानी इंटरनल इन्वायरमेंट, वो इस तरह से रिस्पॉन्स करेगी अबंडेंट सप्लाई ड्राई कंडीशंस में कि नैरो रेंज तक रहेगी, ज़्यादा चेंज ना आए। मतलब होम्योस्टेसिस ने क्या किया, मेंटेन करने की कोशिश की। अबंडेंट सप्लाई था, ये ड्राई कंडीशन थी, उसके मुताबिक उसने इतना चेंज अपने आप में कर लिया कि वो कंडीशंस दोनों मेंटेन रह सके, इसका ये मतलब है। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम्स जो हमारी बॉडी में है ना, वो ना तो बॉडी को फ्लड करेंगे वाटर के साथ इन अबंडेंट सप्लाई और ना ही उन्हें ड्राई कंडीशंस में डिहाइड्रेट होने देंगे। नॉर्मल मेंटेन करके लिखेंगे एक बैलेंस बिटवीन ड्राई कंडीशंस एंड बिटवीन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। अब वो बताते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास, नेक्स्ट चलते हैं, हम बताते हैं कि कंट्रोल सिस्टम्स जो है ना वो हमारी बॉडी में इसलिए लगाए गए हैं ताकि हमें होम्योस्टैटिक रेगुलेशंस की वैरायटी का पता चलता जाए, ठीक है। अब इन लिविंग कंट्रोल सिस्टम्स जो वर्क करते हैं वो एग्जैक्टली ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। अब लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो हमारी बॉडी में है, यानी हम लिविंग है और हमारे अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है वो हमारा लिविंग कंट्रोल सिस्टम है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, जैसे आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, उसके अपने कंट्रोल सिस्टम्स है, जैसे ही वो स्विच होगा या ऑन होगा उसके कंट्रोल सिस्टम को मैसेज मिलता जाएगा। अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि डिफरेंस आ जाता है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और लिविंग कंट्रोल सिस्टम का। अब फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, थर्मोमीटर एंड स्विच, क्लियर। और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के पास सेकेंड लाइन में देखिए, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड एन इफेक्टर। कितने कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग कंट्रोल के पास, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड एन इफेक्टर। अब फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के पास एक तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में एग्जांपल ले लेते हैं, सेंसर होता है थर्मोमीटर,
जो टेम्परेचर चेंज को मॉनिटर करता है कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, अब वो सिग्नल पहुंचाता है कंट्रोल सेंटर को टू टेक एन एक्शन, मतलब कि एक्शन लो कि टेम्परेचर में अगर डिक्रीज़ आया है तो कंट्रोल सेंटर को कहेगा नहीं भाई अब तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर दो। अगर ज़्यादा हाई हो गया टेम्परेचर तो उसको कहेगा नहीं भाई अब तुम लो करना शुरू कर दो ताकि कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। तो स्विच कर देता है वो हीटर को और कूलिंग यूनिट्स इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रॉप और राइज इन टेम्परेचर कंपेयर टू सेट पॉइंट। वही बात मैंने आपको बताई कि अगर इंक्रीज़ होगा तो कहेगा डिक्रीज़ कर दो, डिक्रीज़ होगा तो कहेगा इंक्रीज़ कर दो। अब लिविंग सिस्टम में भी यही है कि एक टेम्परेचर रेगुलेटेड सेट पॉइंट है, यानी एक सेट पॉइंट है जहाँ पर एंडोथर्मिक एनिमल्स में टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल होती है। क्लियर। अब हमारे पास ऐसा है कि हमारे जो डिटेक्टर्स हैं या सेंसर्स हैं वो रिसेप्टर्स हैं, वो टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करेंगे, यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आया वो सेंड करेंगे कंट्रोल सेंटर को हमारा मैसेज कि भाई एक्शन लो, कूलिंग सिस्टम करो या वाइस वर्सा करो। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है फीडबैक मैकेनिज़्म कि फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है। अब डिटेक्शन किया चेंज में, इफेक्टर्स को सिग्नलिंग किया, उनका रिस्पॉन्स चेक किया कि कंट्रोल क्या है, कंट्रोल सिस्टम को वो रिस्पॉन्स दिया गया। डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज फीडबैक मैकेनिज्म, यानी रिसेप्टर्स ने चेंज को डिटेक्ट किया, सिग्नल पहुंचाया कंट्रोल सिस्टम के पास, कंट्रोल सिस्टम ने आगे इफेक्टर्स का रिस्पॉन्स शो किया। इफेक्टर्स होते हैं हमारे पास मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। आगे आप इनकी फंक्शनिंग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर्स में कि इफेक्टर्स हमारे पास होते हैं ग्लैंड्स और मसल्स। मसल्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन से अपने पर एक्शन परफॉर्म करते हैं, और जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास एक्सक्रीशन से अपना परफॉर्म करते हैं फंक्शन। मसल्स किससे, मूवमेंट से, मूवमेंट से। अच्छा, अब वो बताते हैं कि कूलिंग फैक्टर रिस्पॉन्स जो है वार्म सेंसिंग, अगर वार्म सेंस है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लेकिन हमारी बॉडी में कूलिंग सेंस है, मतलब हमें गर्मियों के मौसम में देखो वार्म बाहर होता है लेकिन हमारी गर्मियों में थोड़ा बहुत कूल चलता रहता है। कैसे चलता है कि स्वेटिंग होती है, एवेपोरेशन होती है हमारी बॉडी में। तो एक चीज़ का बढ़ना और अंदर बॉडी में कम होना, ये एग्जाम्पल होगी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। क्लियर, ये आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आगे ये हमारे पास कोई डायग्राम है, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना, वैसे तो इसमें से कुछ भी नहीं आता ज़्यादातर। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। इसमें से ज़्यादातर 3 से 4 डिफाइंस आती हैं, होमियोस्टेसिस, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, और यहाँ पे लिविंग और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस में क्या डिफरेंस है और क्या करता है। तो आज तक के लिए तो हमारा यही लेक्चर था। और अगर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो ये आज की अच्छी लगी हो, जो कि आपका लेक्चर नंबर 1 था, तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, ठीक है। और आपका ये प्यार होता है आपकी तरफ से हमारे लिए, जो आपने लाजमी हमें देना होता है ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।